हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम लवर पर। और हम पढ़ रहे हैं मुग़ल वंश के बारे में। पिछली क्लासेज में लगभग 7-8 वीडियोस थे। उसके अंदर हमने मुग़ल वंश में जितने भी महत्वपूर्ण बादशाह हुए थे उनके बारे में डिस्कस कर लिया है डिटेल से। तो बादशाह वाला जो चैप्टर है वो ख़त्म हो चुका है। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि मुग़ल कालीन जो निर्माण शैली थी, जो स्थापत्य कला थी, कि भारत की संस्कृति में उन्होंने क्या क्या योगदान दिया जो मुग़ल बादशाह थे। तो इस वीडियो में हम उसके बारे में डिटेल से देखेंगे। और इस वीडियो में मैंने काफ़ी इमेजेस भी ली हैं, आप देखेंगे आपका पूरा इंटरेस्ट बनेगा उसमें। और उसके अलावा मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि किस किस शासक ने कौन कौन सी चीज़ें बनवाई थी और किस शैली का प्रयोग हुआ था उनको बनाने में। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, मुग़ल कालीन स्थापत्य कला। तो देखिए फ्रेंड्स, जो मुग़ल वंश है इसका जो स्थापत्य कला का जो युग है उसको क्या कहते हैं, उसको सेकंड क्लासिकल युग माना जाता है। यानी कि पहला क्लासिकल युग कौन सा था, वो तो गुप्त काल जो था उसको हम पहला क्लासिकल पीरियड मानते हैं। गुप्त काल जो कि 319 ईसा पूर्व से लेकर 700 नहीं 319 ईस्वी से लेकर 467 ईस्वी तक लगभग रहा था वो। तो उसको प्रथम क्लासिकल युग मानते हैं। इसके बाद जो मुग़ल वंश था इसको हम द्वितीय क्लासिकल युग कहते हैं, क्योंकि इसमें कला के क्षेत्र में, स्थापत्य कला के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया गया था इन बादशाहों के द्वारा। और जो ये संस्कृति है ये काफ़ी विकसित हुई थी इस टाइम में। तो मुग़ल कालीन जो स्थापत्य कला है वो इस्लामी और भारतीय कला का मिश्रित रूप है। यानी कि इसमें इस्लाम के निर्माण की जो शैलियाँ हैं और भारतीय जो कला है, यानी कि मुग़ल तो इस्लामिक हो गए, बाहर की कंट्री से आए थे और वो आए कहाँ थे, भारत में। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जो निर्माण कार्य होंगे वो, यानी कि सोच तो थी जो इस्लामिक बादशाह थे, मुग़ल बादशाह उनकी, और कलाकार कहाँ के होते थे, बनाने वाले भारतीय कलाकार होते थे। तो जो भी चीज़ बनाई गई इस दौरान में मुग़ल काल में, तो वो किस शैली की होती थी, इस्लामी और भारतीय कला का मिश्रित रूप होता था। काफ़ी बार हुआ है कि कई बादशाहों ने, जैसे जो कारीगर है वो बाहर के अपने खुद के जो देशों से मंगवाए थे और कोशिश की थी कि पूरा वही रूप दिया जा सके, लेकिन फिर भी आप ज़्यादातर जो इमारतें देखेंगे वो इस्लामिक और भारतीय कला का मिश्रित रूप है। जो मुग़ल कालीन जो वास्तुकला है, भवन निर्माण की कला है, इसके अंदर फारस, तुर्की, मध्य एशिया, गुजरात, बंगाल और जौनपुर इन स्थानों की जो शैलियाँ हैं, भवन निर्माण की शैलियाँ हैं, इनका मिश्रण मिलता है। यानी कि आपको एक चीज़ देखेंगे, कोई भवन जो कि मुग़ल कालीन है, तो उसके अंदर फारस, तुर्की, मध्य एशिया, गुजरात, बंगाल और जौनपुर इनकी शैलियों का मिश्रित रूप मिलेगा। और जो मुग़ल है, जो प्रारंभिक मुग़ल है, जैसे कि बाबर है, ये गर्म प्रदेशों से आए थे। तो जब यहाँ आए थे तो यहाँ पर खूब पानी की प्रचुर मात्रा में था। तो पानी की अधिकता जब इन्होंने देखी तो इनको जैसे पानी से काफ़ी लगाव था। तो इसलिए जो आप देखेंगे प्रारंभिक मुग़ल बादशाह है, इन्होंने जो भी अपने भवन बनवाए थे या कोई बाग बनवाए थे, कोई भी स्थापत्य कला का जो भी नमूना था, तो उसके अंदर इन्होंने बहते हुए पानी का और फव्वारों का बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया है। और काफ़ी इन्होंने बाग भी लगवाए जिसके अंदर इन्होंने पानी और फव्वारों का पर्याप्त यूज किया है। आप देखेंगे कि बाग के अंदर कोई बाग बनाया तो वहाँ पर ऐसे नाली रहती थी, नालियाँ, कोई कहीं जा रही है कोई कहीं, इनके अंदर क्या था, पानी बहता रहता था। और कई खिड़कियों के ऐसे झरोखे भी थे, जैसे ये विंडो है तो इसके अंदर भी ऐसा सिस्टम होता था कि पानी बहता रहता था। तो पानी से इनका विशेष लगाव था। इसके अलावा इन्होंने क्या किया, पत्थरों का काफ़ी भरपूर यूज हुआ इस काल में, मुग़ल काल में। पहले लाल बलुआ पत्थरों का इस्तेमाल हुआ, बाद में संगमरमर का जो है व्यापक रूप से इस्तेमाल हुआ। और संगमरमर के अलावा, जैसे पत्थर और संगमरमर का काम तो होता ही था, उसके अलावा जो पीओपी का काम होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का, और गच्छकारी, ये यानी कि सुंदरता प्रदान करने की एक शैली है, जैसे चित्रकारी होती है उस टाइप से दीवारों को सुंदर बनाने के लिए उसका काफ़ी प्रयोग किया गया। और सजावट में आप देखेंगे कि संगमरमर पत्थर का व्यापक पैमाने पर इस्तेमाल हुआ।
और इसके ऊपर क्या था, जवाहरात और कीमती पत्थरों को जैसे जड़ दिया जाता था उस पत्थर के ऊपर। इसको पितरा द्यूरा शैली बोलते हैं। ये इस टाइम में काफ़ी यूज ली गई थी, तो इस शैली का काफ़ी विकास हुआ। इसके अलावा पत्थरों को काट कर क्या था, उनके फूल बना दिए जाते थे, पत्ते बना दिए जाते थे, बेल बूटे की ऐसे शेप दे दी जाती थी। और इनको क्या था, सफ़ेद संगमरमर में जड़ दिया जाता था, इससे वो काफ़ी खूबसूरत हो जाता था। तो मुगल वंश की इमारतों में आप देखेंगे इसका भी भरपूर मात्रा में इस्तेमाल किया गया है। और इस काल में जो गुंबद और बुर्जों को बनाया जाता है उसमें कलश के द्वारा सजाया जाता था। जैसे कोई इमारत है तो उसके ऊपर ये इस टाइप से बुर्ज रहता था ऊपर, इमारत के ऊपर, और उसके ऊपर ये इस टाइप से ये कलश वगैरह की ये इससे सजाया जाता था। ये आप देख सकते हैं ताजमहल में या कोई भी मकबरे के ऊपर जैसे जो मीनारें होती थी तो उसके ऊपर भी इस टाइप से ये इससे सजा रहता था। तो इसका भरपूर मात्रा में इस्तेमाल हुआ है। गुंबद और बुर्जों को कलश से सजाया जाता था। अब हम एक एक बादशाह को लेते हैं और देखते हैं कि उसके वक्त में उसने जैसे क्या क्या काम किए जो कि आज भी हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बाबर। पता ही है दोस्तों आपको कि 1526 में ये भारत में मुगल वंश को स्थापित किया। उसके बाद जो बाबर है वो बाग का, गार्डन का बहुत ज़्यादा शौकीन था। और इसने अपने शासनकाल, वैसे इसका काफ़ी छोटा ही था, लगभग 3 साल ही था, फिर भी इसने जैसे पहले भी बाहर जहाँ भी ये था वहाँ भी बागों का काफ़ी निर्माण किया। और पानीपत का युद्ध जीतने के बाद इसने जैसे आगरा और लाहौर के नज़दीक बहुत सारे बाग बनवाए थे। एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो कश्मीर का निशात बाग, लाहौर का शालीमार बाग और पंजाब के तराई में पिंजौर का बाग, ये महत्वपूर्ण बाग है जो कि बाबर ने बनवाए थे। और ये जो बाग, इसके अंदर आप देखेंगे आगरा के अंदर एक बाग है आराम बाग, इसका निर्माण बाबर ने करवाया था। और ये ज्यामितीय आधार पर है, यानी कि पूरा लंबाई चौड़ाई को मतलब मेजर करके पूरा हिसाब से बनाया हुआ बाग है। यानी कि इसमें पूरा ख्याल रखा गया है मेजरमेंट का कि चारों तरफ से लंबाई चौड़ाई सब। तो ज्यामितीय आधार पर आराम बाग का निर्माण करवाया। और आप जानते हैं कि जब बाबर की मृत्यु हुई तो पहले इनका शव जो है वो इसी के अंदर दफनाया गया था, आराम बाग में। इसके अलावा पानीपत में एक काबुली बाग है, वहाँ पर एक स्मारक यानी कि मस्जिद बनवाई बाबर ने 1527 ईस्वी में। और ये मस्जिद की खासियत यह है कि ये छोटी छोटी जो ईंटें होती थी उस वक्त की, उससे निर्मित है। इसके अलावा रुहेलखंड के संभल नामक जगह पर जामी मस्जिद का निर्माण करवाया 1529 ईस्वी में। और आगरा का जो पुराना किला है जो कि लोधी का था, उसके अंदर भी एक मस्जिद का निर्माण करवाया था बाबर ने। और ज्यामितीय विधि पर आधारित एक उद्यान जिसे नूर अफगान बाग के नाम से जानते हैं, आगरा में ये भी बनवाया था। ज्यामितीय विधि पर आधारित लंबाई चौड़ाई का पूरा मेजरमेंट लेकर, तो ये बनवाया था बाबर ने। तो ये है आगरा का आराम बाग। इसमें आप देख सकते हैं ये नालियों का इस्तेमाल हुआ है, यहाँ से पानी बहता था। और इसमें अन्य जगह से भी नालियाँ निकलती होगी। और पूरा ज्यामितीय हिसाब से बना हुआ है, पूरा लंबाई चौड़ाई को मेजरमेंट लेते हुए बनाया गया है इसको। और जब बाबर की मृत्यु हुई तो उसका शव जो है प्रारंभ में इसी बाग में दफनाया गया था। तो ये है आराम बाग, आगरा में स्थित है। उसके बाद ये है पानीपत की काबुली बाग। पानीपत के अंदर एक बाग है, उसका नाम काबुली बाग है। उसके अंदर बाबर ने इस मस्जिद का निर्माण करवाया था 1527 ईस्वी में। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो आप देख पा रहे होंगे छोटी छोटी ईंटों से निर्मित है ये भवन जो भी है। और ये गुंबद का इस्तेमाल किया गया है यहाँ पर। तो ये क्या है, मस्जिद है, 1527 में निर्मित हुई थी और पानीपत के काबुली बाग के अंदर है ये। और ये है बाबर के द्वारा निर्मित एक और मुग़ल स्थापत्य कला का नमूना। इसको जामी मस्जिद बोलते हैं या जामा मस्जिद। इसकी स्थापना 1529 ईस्वी में करवाई थी। और कहाँ करवाई है, रुहेलखंड के संभल में। रुहेलखंड के संभल में ये मस्जिद है, जामी मस्जिद। इसका निर्माण बाबर के द्वारा कराया गया 1529
ईस्वी में। और इसके बाद बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हुमायूं। यानी कि बाबर के बाद जो अगला मुग़ल बादशाह बना वो हुमायूं बना। और इसने ज़्यादा कोई विशेष काम नहीं किए थे, फिर भी कुछ बेहतरीन नमूने हैं इनके स्थापत्य कला के, उनको देखते हैं। 1533 ईस्वी में दिल्ली के अंदर दीन पनाह भवन की स्थापना की, जिसको बाद में पुराने किले के नाम से जाना गया। यानी कि पुराना किला बाद में कहा गया, और इसकी पुराने किले की वैसे जो स्थापना है वो शेर शाह सूरी ने की थी। लेकिन जो दीन पनाह भवन है वो किसने करवाया था निर्माण, उसका हुमायूं ने करवाया था 1533 ईस्वी में। ये आप देख सकते हैं, ये दीन पनाह भवन है। और इसकी खासियत ये थी, जो दीवारें हैं वो किससे बनी हुई थी, ज़्यादातर रोड़ियों से निर्मित थी। रोड़ियाँ और छोटे पत्थरों का इसके अंदर इस्तेमाल हुआ है। और ये आप देख रहे हैं इधर, ये है दीन पनाह भवन की लाइब्रेरी, पुस्तकालय, जहाँ से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। ये लाइब्रेरी है वहाँ की। इसके बाद जो हुमायूं, इसने फतेहाबाद जो कि हरियाणा में है, वहाँ पर भी एक मस्जिद का निर्माण करवाया था, जो कि फारस शैली में बनी हुई है। तो ये हुमायूं के कार्य हैं। और इसके बाद देखेंगे हम शेर शाह सूरी को। वैसे तो शेर शाह सूरी का मुग़ल वंश से कोई संबंध नहीं है। बीच में हुमायूं को सत्ता से हटाकर शेर शाह सूरी ने सूर वंश की स्थापना की थी। लेकिन उस समय में जो भी निर्माण कार्य हुए शेर शाह सूरी के काल में, तो उनको भी हम इसी में ही काउंट करेंगे, मुग़ल काल के अंदर ही, क्योंकि उसी पीरियड में ही ये निर्माण कार्य हुए थे। तो चलिए देखते हैं कि शेर शाह सूरी ने क्या क्या काम किया था। तो शेर शाह सूरी ने क्या किया था कि सबसे पहले जब दिल्ली पर अधिकार किया था, तो वहाँ दिल्ली के अंदर कब्जा कर लिया। उसके बाद उसने शेरगढ़, या फिर कहें दिल्ली शेरशाही की नींव डाली थी। इस नाम से ये नगर बनाना चाहता था दो, तो उस नगर की स्थापना नींव डाली थी, शेरगढ़ या फिर दिल्ली शेरशाही इसकी। लेकिन ये अभी तो क्या है, जैसे पूरा खंडर में तब्दील हो चुका है। लेकिन फिर भी अगर देखेंगे तो इसके अंदर कुछ देखने को मिलेगा, कुछ इमारतें जिसके अंदर की लाल दरवाज़ा है एक जगह, और एक खूनी दरवाज़ा है। ये दोनों आप इसके खंडर में देख सकते हैं। और जो हुमायूं ने 1533 ईस्वी में दीन पनाह भवन की स्थापना की थी, तो शेर शाह सूरी ने जब वहाँ शासन अपना प्रारंभ किया, तो दीन पनाह भवन को इसने तुड़वा दिया, और वहाँ जो उसका मलबा था उसके ऊपर उसने किले का निर्माण करवाया, जिसे कि पुराने किले के नाम से जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन आता है कि पुराना किला किसने बनवाया था, तो शेर शाह सूरी ने बनवाया था। इसके बाद 1542 ईस्वी में जो पुराना किला है, इसके अंदर एक मस्जिद का निर्माण करवाया था शेर शाह सूरी ने, जिसे किला ए कोहना के नाम से जाना जाता है। और ये जो मस्जिद है किला ए कोहना, इसका जो परिसर है, अंदर का जो जगह है, वहाँ पर शेर मंडल नाम से एक अष्टभुजाकार 3 मंजिला मंडप का निर्माण भी करवाया था शेर शाह सूरी ने। इसके बाद शेर शाह ने सूरी ने रोहतास, एक जगह है जो कि बिहार के अंदर है, वहाँ पर एक किले का निर्माण करवाया था, जिसे रोहतास का किला भी बोलते हैं। शेर शाह का जो मकबरा है वो काफ़ी खूबसूरत है। एक पूरी पानी की झील है, उसके झील के अंदर एक ऊंचे टीले पर निर्मित है उसका मकबरा है शेर शाह सूरी का, जो कि हिंदू मुस्लिम वास्तुकला का श्रेष्ठ नमूना है। किस शैली में बना हुआ है, हिंदू मुस्लिम शैली में बना हुआ है जो शेर शाह सूरी का मकबरा है। और जो मकबरा, शेर शाह सूरी का जो मकबरा है, वो बाहर से देखेंगे तो मुस्लिम कला का नमूना है, मुस्लिम प्रभाव में है, और अंदर से आप देखेंगे तो हिंदू कलाकृति के हिसाब से बना हुआ है। और जो ये शेर शाह सूरी का मकबरा है, इसको इतिहासकार जो है पर्सी ब्राउन ने क्या कहा है, संपूर्ण उत्तर भारत की सर्वोत्तम कृति का दर्जा दिया है। किसने, पर्सी ब्राउन ने। इसके बाद जो शेर शाह सूरी है, उसने रोहतासगढ़ के दुर्ग और कन्नौज के स्थान पर शेरसूर नामक एक नगर बसाया था। ये तो वैसे जानकारी होगी स्थापत्य कला का, तो यही है कि रोहतासगढ़ के अंदर एक किले का निर्माण करवाया, और कन्नौज के स्थान पर शेरसूर नामक एक नगर को बसाया था। तो ये शेर शाह सूरी के महत्वपूर्ण काम थे, जो कि उसने मुग़ल शासन के दौरान किए थे।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये है पुराने किले के कुछ बचे हुए अवशेष, जिसके अंदर की जिन दो इमारतों का हमने जिक्र किया था, एक तो ये है लाल दरवाज़ा, इसे लाल दरवाजे के नाम से जानते हैं, और ये खूनी दरवाज़ा है। ये पत्थरों से निर्मित है, लाल पत्थरों से। इसमें भी बलुआ पत्थर के टुकड़ों का इस्तेमाल किया गया है। डिजाइन वगैरह आप देख सकते हैं इसके, है ना, काफ़ी ऊंचाई है। तो ये क्या है, पुराने किले के अंदर है, ये पुराने किले के अवशेष हैं, एक तो लाल दरवाज़ा और खूनी दरवाज़ा। इसके बाद पुराना जो किला है उसके परिसर में मैंने आपको बताया था कि एक मस्जिद का निर्माण करवाया गया था, जिसे किला ए कोहना मस्जिद के नाम से जानते हैं। ये किसने करवाया था? शेर शाह सूरी ने। लाल बलुआ पत्थरों से मिलकर बनी हुई ये है इमारत, किला ए कोहना मस्जिद। और ये कहाँ है? पुराना किला, दिल्ली के अंदर। ये किला ए कोहना मस्जिद के बारे में है, थोड़ा पढ़ लीजिए जानकारी के लिए। इस मस्जिद के नाम का अभिप्राय क्या है? किला ए कोहना मस्जिद का क्या मतलब हुआ कि पुराने किले की मस्जिद, जिसका उपयोग एक सामुदायिक मस्जिद के रूप में होता था, कोई भी यहाँ कर नमाज अदा कर पाता था। इसे शेर शाह द्वारा 1541 ईस्वी में बनवाया गया था। कब बनाया था किला ए कोहना मस्जिद को? 1541 ईस्वी में। अतः जी की सजावट युक्त इस मस्जिद के सौंदर्यकरण हेतु सफ़ेद व काले संगमरमर का प्रयोग किया गया है। लाल व पीले बलुआ पत्थरों के जड़ाऊ कार्य के लिए किया गया है। किससे निर्मित है? लाल यानी कि पत्थर को, संगमरमर के पत्थर सफ़ेद और काले संगमरमर का यूज किया गया है, और सजावट के लिए लाल और पीले बलुआ पत्थर का जड़ाऊ कार्य किया गया है। साथ ही पत्थर में नक्काशी और टाइल आदि कार्यों से भी सौंदर्यकरण का काम किया गया है। बड़ी संख्या में झरोखें यानी खिड़कियां और सजावटी खिड़कियां और पिछली दीवार के कोने पर बने अष्टभुजाकार बुर्ज इसकी खास विशेषताएं हैं। इबादत गाह की लंबाई 51 मीटर है और चौड़ाई 15 मीटर है, और इसके अगर बागा केंद्रीय हिस्सा 16.5 मीटर है। तो ये है किला ए कोहना मस्जिद। और बढ़ते हैं फ्रेंड्स आगे। और ये देखिए, ये है किला जो कि शेर शाह सूरी द्वारा निर्मित है, और ये कहाँ पर है? रोहतास एक जगह है बिहार में, वहाँ पर ये किला शेर शाह सूरी ने बनवाया था। और ये है फ्रेंड्स शेर शाह सूरी का मकबरा, बहुत ही खूबसूरत, आप देख सकते हैं। ये पूरी एक पानी की झील है, और इस झील में एक ऊंची जगह है बीच में, ऊंचे टीले पर निर्मित है ये शेर शाह सूरी का मकबरा। और इसी के बारे में परसी ब्राउन ने कहा था कि ये संपूर्ण उत्तर भारत का संपूर्ण मतलब बहुत बढ़िया करती है, वहाँ की बहुत अच्छा उत्कृष्ट कला का नमूना है शेर शाह सूरी का मकबरा। बाहर से देखेंगे तो मुस्लिम प्रभाव नज़र आएगा, अंदर जाके देखेंगे तो हिंदू कला की शैली नज़र आएगी। तो ये कहाँ पर है? सासाराम बिहार के अंदर है ये मकबरा। काफ़ी बार पूछा जाता है कि शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ पर है? सासाराम बिहार के अंदर। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब पढ़ते हैं अकबर के बारे में। अकबर का जो शासनकाल है, इसके अंदर जो भवन निर्माण की जो शैली थी, इसके अंदर हिंदू और मुस्लिम शैली का व्यापक रूप पर इस्तेमाल हुआ। जो अकबर है, आप देखेंगे उसके दरबार में काफ़ी हिंदू अपने दरबारी रखा करता था, वो सभी धर्मों का सम्मान करता था। तो इसलिए इसके जितने भी निर्माण कार्य है उसके अंदर ज़्यादातर आप हिंदू मुस्लिम शैलियों का व्यापक इस्तेमाल दिखाई देगा आपको। अकबर के जो उसका इंटरेस्ट था ये स्थापत्य कला के बारे में, इसके बारे में जो अब अकबर का एक नवरत्न है अबुल फजल, उसने क्या कहा है कि सम्राट सुंदर इमारतों की योजना बनाता है अपने मस्तिष्क के अंदर, और हृदय के विचार से पत्थर और गारे का रूप देता है। इससे पता चलता है कि जो अकबर है वो काफ़ी रुचि लेता था स्थापत्य कला में, इस चीज़ से पता चलता है। तो देखते हैं कि अकबर के काल में क्या क्या हुआ था। पहला है हुमायूं का मकबरा। वैसे तो हुमायूं का जो मकबरा है उसका जो निर्माण है हुआ तो ये अकबर के काल में था, लेकिन इसका जो निर्माण है वो हुमायूं की जो पत्नी है, जो कि उस समय विधवा हो चुकी थी हुमायूं को मरने के बाद, जिसका नाम हाजी बेगम था, उसने प्रारंभ करवाया था। तो निर्माण वैसे हाजी बेगम ने करवाया था, लेकिन अकबर के काल में हुआ था, तो इसलिए हम इसको अकबर में पढ़ते हैं। इसमें क्या क्या खासियतें देखिए। इसमें चतुर्भुज उद्यान यानी कि एक बाग है, जिस 4 भुजाओं वाला बाग, उसके बीच में ऊंचे चबूतरे पर 4 बाग पत्ती से बना हुआ प्रथम स्मारक है। अब 4 बाग पत्ती क्या है?
कि ये पूरा एक बाग हो गया, बीच में ऊंचा टीला है जहाँ पर कि बना हुआ है ये मकबरा। और यहाँ से 4 मार्ग निकल रहे हैं, तो ये हिस्से बच गए 4। तो ये 1 2 3 4, तो ये हो गए 4 बाग। यहाँ पर पूरे बाग लगाए जाते थे, इसको बोलते हैं 4 बाग शैली। तो ये 4 बाग शैली में बनने वाला प्रथम स्मारक है, लेकिन किसका? मुगल काल का। इससे पहले जो सिकंदर लोदी है ना, लोदी वंश का शासक था, इसका मकबरा इस शैली में बन चुका है, यानी कि 4 बाग शैली के अंदर। मुगल काल का पहला ऐसा मकबरा है जो कि 4 बाग शैली के अंदर बना हुआ है। और ये दोहरी गुंबद वाला भारत का पहला मकबरा है। ऐसा पहला मकबरा है जिसकी कि दोहरी गुंबद है। गुंबद यानी कि ऊपर का उठा हुआ भाग, ये 2 गुंबद देखने को मिलेगी। इसका निर्माण कार्य जो है वो 1565 ईस्वी में बेगा बेगम, या जिसको हाजी बेगम के नाम से जानते हैं, और ये हुमायूं की विधवा थी, इसने करवाया था। और किसने किया था? ये फारस का एक आर्किटेक्ट था, वास्तुकार, जिसका नाम मीरक मिर्जा ग्यास था, उसके देखरेख में करवाया गया 1565 ईस्वी में। और आप ये देखेंगे कि जो हुमायूं का मकबरा है, यहाँ पर जो मुग़ल वंश के काफ़ी शासक राजा महाराजा है वो यहाँ पर दफनाए गए हैं। तो देखते हैं कि किस किस को यहाँ पर दफनाया गया है। यहाँ पर हुमायूं की जो पत्नी है बेगा बेगम, हमीदा बानो बेगम, और हुमायूं की छोटी बेगम थी, और दारा शिको, जहांदार शाह, फर्रुखसियार, रफ़ीउद्दौलाजात, रफ़ीउद्दौला और आलमगीर द्वितीय, इन सब को इसके जो हुमायूं का मकबरा इस परिसर के अंदर दफनाया गया है यहाँ पर। और इस हुमायूं के मकबरे के बारे में विशेष बात क्या है कि जब 1857 की क्रांति हुई थी, तो जो मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र को जो गिरफ़्तार किया गया था वो यहीं से किया गया था, हुमायूं के मकबरे से। और किसके द्वारा किया गया था? एक अंग्रेज़ लेफ्टिनेंट था हडसन, उसके द्वारा किया गया था 1857 की क्रांति में मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र को यहाँ से गिरफ़्तार। और ये तो हो गया हुमायूं के मकबरे के बारे में। अकबरकालीन जितने भी इमारतें हैं, जिन इमारतों का निर्माण अकबर के काल में हुआ था, उसके अंदर आप देखेंगे कि जो लाल बलुआ पत्थर है, इसका प्रयोग व्यापक पैमाने पर किया गया था। संगमरमर का इतना इस्तेमाल होना प्रारंभ नहीं हुआ है, वो आगे होगा। इस काल में क्या हो रहा है? लाल बलुआ पत्थर का अधिक इस्तेमाल हो रहा है। अकबर ने 1565 से लेकर 1573 ईस्वी तक ये अवधि है, इस अवधि के अंदर अपनी राजधानी जो अकबर की थी आगरा, उसके अंदर एक किले का निर्माण करवाया था, जिसके अंदर अकबर ने 2 प्रमुख चीज़ें बनवाई थी। उसके अंदर क्या क्या था? एक अकबरी महल और एक जागीरी महल। ये प्रमुख वहाँ की कलाकृतियाँ हैं। इनकी देखेंगे पिक्चर्स अभी तो थोड़ा आगे। तो ये वहाँ पर इसका निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने। अकबर ने 1570 ईस्वी में फतेहपुर सिकरी आगरा के नज़दीक है, इसको अपनी राजधानी बनाया था, और वहाँ पर अनेक भवनों का निर्माण करवाया। पिछली वीडियो में भी हम ये इसके बारे में पढ़ चुके हैं। और इस यहाँ पर जितने भवन बने उनकी विशेषता क्या है कि ये चापाकार और धार्मिक शैलियाँ, ये भवन निर्माण की शैलियाँ हैं, चापाकार और धार्मिक शैलियाँ, इनका जो है पर्याप्त समन्वय दिखाई देता है वहाँ पर। अब यहाँ की प्रमुख कुछ भवन हैं, उनके बारे में हम देख लेते हैं। पहला भवन है दीवाने आम। दीवाने आम है यानी कि राजा यहाँ पर बैठता था और कुछ खास लोगों को ही मिलने की अनुमति होती थी यहाँ पर। तो ये जो है एक आयताकार एक जगह पर बना हुआ है, आयताकार इस टाइप की एक जगह में बना हुआ है। यहाँ पर जैसे बादशाह का सिंहासन रखा होता था, और खम्भ, इसकी विशेषता क्या थी? खंभे पर निकली हुई बरामदे की छत, यानी कि बहुत सारे पोल लगे हुए थे और उसी पर इसकी छत निर्मित थी। तो ये हो गया दीवाने आम। इसके बाद होता था एक दीवाने खास, ये आम जनों के मिलने के लिए होता था। तो ये किस टाइप का बना हुआ है? ये घनाकार बना हुआ है। वो तो जैसे आयताकार था, इसकी लंबाई चौड़ाई सब बराबर है, ये घनाकार बना हुआ था। ये जो दीवाने खास है, इसको आप देखेंगे तो इसकी निर्माण की शैली में बौद्ध और हिंदू दोनों की ही वास्तुकला की झलक मिलती है। इसके बाद यहाँ फतेहपुर सिकरी में आपको दिखाई देगा जोधाबाई का महल, और ये जो है फतेहपुर सिकरी का सबसे बड़ा महल है। और ये किस में निर्मित है? ये गुजरात शैली के अंदर निर्मित है। और देखा जाए तो ये फतेहपुर सिकरी का जो है सर्वोत्तम महल है। इसके बाद है पंचमहल। पहले भी इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। एक 5 मंजिला इमारत है जिसको पत्थर में सोपन के नाम से भी जाना जाता है।
तो देखिए पंचमहल ये पिरामिड के आकार का एक 5 मंजिला भवन है, जो कि कहाँ पर है, फतेहपुर सीकरी में है। और ये नालंदा के बौद्ध विहारों की प्रेरणा के आधार पर निर्मित है। इसके बाद फतेहपुर सीकरी के अंदर ही अकबर ने जामा मस्जिद का निर्माण करवाया। इसे फतेहपुर सीकरी का गौरव कहा जाता है। और जब अकबर ने गुजरात पर विजय प्राप्त की थी, तो इस खुशी के उपलक्ष्य में, इस विजय को यादगार बनाने के लिए जो ये जामा मस्जिद है, इसके जो जैसे ये जामा मस्जिद है, तो जो दक्षिण का द्वार है, तो यहाँ पर एक बड़े से दरवाजे का निर्माण करवाया था, जिसको बुलंद दरवाज़ा कहा जाता है। ये जो बुलंद दरवाज़ा है, ये ईरान की जो एक शैली है अर्ध गुंबदीय, यानी कि पूरा गुंबद नहीं, अर्ध गुंबदीय शैली है, उसके अंदर निर्मित करवाया गया है। और किससे बना हुआ है, ये बना हुआ है लाल बलुआ पत्थर से। इसके बाद 1585 ईस्वी में लाहौर के अंदर अकबर ने एक किले का निर्माण करवाया। तो ये देखिए, ये है हुमायूं का मकबरा, जो कि दिल्ली के अंदर स्थित है। ये मैंने आपको बताया, एक रास्ता यहाँ जा रहा है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है। जो बच गए ये 4 बाग हो गए, 1 2 3 4, ये 4 बाग हो गए। तो ये क्या हो गया, 4 बाग शैली हो गई। और ये ऊंचे ऊंचे चबूतरे के ऊपर बना हुआ है, ये कलश बोलते हैं इसको। तो ये हो गया हुमायूं का मकबरा। और अंदर आप देखेंगे कि यहाँ पर काफ़ी सारे मुग़ल बादशाहों को यहाँ पर दफनाया गया है, हुमायूं का मकबरा। उसके बाद ये है अकबरी महल, जो कि आगरा के अंदर है। इसका निर्माण किसने करवाया था, अकबर ने। ये जो आपका आगरा फोर्ट है, वहाँ पर है ये अकबरी महल। इसके बाद है ये दीवाने खास, जहाँ पर खास लोगों को मिलने की अनुमति होती थी। ये आयताकार शेप में बना हुआ है दीवाने खास, यहाँ पर राजा का सिंहासन होता था, कुछ खास लोगों को मिलने की अनुमति होती थी। और ये दीवाने आम है, यहाँ पर आम जन उससे मिल पाते थे बादशाह से। तो ये वर्गाकार बना हुआ है, वर्ग की शेप में है ना। अब ये आयताकार है, ये वर्गाकार है। और अकबर के समय में आप देखेंगे कि जो इस्तेमाल हो रहा है किसका, लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल हो रहा है। उसके बाद ये है फतेहपुर सीकरी के अंदर जोधाबाई का महल है। काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है, लाल बलुआ पत्थर से निर्मित। और ये जो फतेहपुर सीकरी की है सर्वोत्तम इमारत है, सबसे अच्छी इमारत है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। इसके बाद ये देखेंगे आप पंचमहल, पहले भी दिखा चुका हूँ। ये 5 मंजिला एक इमारत है, 1 2 3 4 5। इसको पत्थर में सौपन के नाम से जाना जाता है, लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। और ये कहाँ पर है, फतेहपुर सीकरी के अंदर। क्वेश्चन आए कि पंचमहल कहाँ पर है, फतेहपुर सीकरी के अंदर। बढ़ते हैं आगे। ये है फतेहपुर सीकरी के अंदर ही अकबर द्वारा निर्मित जामा मस्जिद, देख सकते हैं, लाल बलुआ पत्थर से निर्मित फतेहपुर सीकरी के अंदर जामा मस्जिद। और ये हो गया बुलंद दरवाज़ा, अर्ध गुम्बदाकार, लाल बलुआ पत्थर से निर्मित। और इसके पीछे की तरफ क्या है, जो जामा मस्जिद जो मैंने बताई फतेहपुर सीकरी की वो, और ये उसके दक्षिण का जो गेट है वहाँ पर स्थित है। और क्यों बनाया था अकबर ने, ये बनाया था जब उसने गुजरात विजय की थी, तो उसके उपलक्ष्य में, जीत की खुशी के अंदर। उसके बाद बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला जो मुग़ल बादशाह है जहांगीर के बारे में। और जहांगीर जो है उसके समय में काफ़ी कम इमारतों का निर्माण हुआ था, ज़्यादा उसकी रुचि नहीं थी स्थापत्य कला में। लेकिन फिर भी इसके काल के अंदर कुछ इमारतों का निर्माण हुआ, जिसे हम देखेंगे। सबसे पहले देखिए, इसके काल में क्या हुआ था, अकबर का मकबरे का निर्माण। और कहाँ पर अकबर का मकबरा, सिकंदरा के अंदर है। इसका निर्माण 1613 ईस्वी में जहांगीर के द्वारा करवाया गया। ये जो अकबर का मकबरा है, ये 5 मंजिला है, पिरामिड शेप में है। और जो सबसे ऊपर की मंजिल है इस मकबरे की, यानी कि 5 मंजिला इमारत है, और जो सबसे ऊपर की मंजिल है वो किससे बनी हुई है, पूरी तरह से संगमरमर से निर्मित है। और इस जो अकबर का मकबरा है, इसकी विशेषता क्या है कि इसमें गुंबद का प्रयोग नहीं किया गया है। इस टाइप की गोल संरचना नहीं मिलेगी ऊपर, जो कि अन्य इमारतों में है, गुंबद विहीन है। और इसके अंदर बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। बलुआ पत्थर से बने हुए मकबरे का दरवाज़ा, यानी कि इसका जो दरवाज़ा है वो बलुआ पत्थर से बना हुआ है। और 4 मीनारें हैं उसके साथ में, जो किसकी बनी हुई है, संगमरमर की बनी हुई है। और बीच के अंदर एक, यानी कि ये जो अकबर का मकबरा है, ये एक
उद्यान है, बाग, उसके अंदर निर्मित है। बीच में एक ऊंचा चबूतरा है, उसके ऊपर बना हुआ है और 5 मंजिला है। सबसे ऊंची जो इमारत है, 5वीं मंजिल है, वो पूरी तरह से संगमरमर से बनी हुई है। जो दरवाजे वगैरह हैं वो लाल बलुआ पत्थर से बने हुए हैं और जो 4 मीनारें बनी हुई है चारों तरफ, ये किससे निर्मित है? ये है संगमरमर से निर्मित है। इसके बाद जो अगली कलाकृति है जहांगीर के समय की, वो है एतमाउद्दौला का मकबरा। एतमाउद्दौला का मकबरा ये कहाँ पर है? ये आगरा के अंदर है। इसकी क्या खासियत है? ये चतुर्भुजाकार मकबरा है, 4 भुजाओं का मकबरा है। बड़े पैमाने पर इसके अंदर संगमरमर का प्रयोग हुआ है। ऐसा पहली बार हुआ था कि संगमरमर का प्रयोग जो है वो बड़े पैमाने पर किया गया था। इस जो इमारत के निर्माण के अंदर संगमरमर का पूरी तरह से इस्तेमाल किया गया और पहली बार जो है एक शैली, भवन निर्माण की शैली है, इस्लामिक शैली पितराद्यूरा, उसका इस्तेमाल किया गया। अब पितराद्यूरा क्या है पहले मैंने बता चुका हूँ, फिर से बता देता हूँ। इसके अंदर जो कीमती पत्थर और जो बहुमूल्य रत्न होते हैं उसकी जड़ावत का काम किया जाता था। जैसे कोई संगमरमर का पीस है, इसके ऊपर कोई महंगे पत्थर या फिर रत्न वगैरह उसके उसको जड़ दिया जाता था। इसको बोलते हैं पितराद्यूरा। इसके बाद जहांगीर के समय की एक और इमारत है अब्दुल रहीम खान खाना का मकबरा। अकबर का नवरत्न था और इसको आप देखेंगे तो ये देखने में लगेगा कि हुमायूं के मकबरे के समान है, या कह सकते हैं तो ताजमहल का अग्रगामी भी कहा जाता है कि ताजमहल से भी कुछ मिलता जुलता है। इसके अलावा जहांगीर ने कश्मीर के अंदर शालीमार बाग की स्थापना की और जो शेख सलीम चिश्ती का मकबरा है, जो कि अकबर के समय में था, शेख सलीम चिश्ती, इसका जो मकबरा है इसके अंदर जो अकबर के काल में तो ये जो बना था किससे? लाल बलुआ पत्थर से बना था। तो जहांगीर ने क्या किया था? लाल बलुआ पत्थरों को हटाकर इसकी जगह संगमरमर का काम करवाया था, यहाँ पे संगमरमर लगवा दिया था। तो ये देखिए अकबर का मकबरा कहाँ पर है? ये सिकंदरा के अंदर है। 5 मंजिला मकबरा है। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, और जो 5वीं मंजिल है ये मैंने बताया कि आपको पूरी तरह से संगमरमर से निर्मित है और चारों तरफ यहाँ पर 4 मीनारें हैं जो कि पूरी तरह से संगमरमर से निर्मित है। इसका जो दरवाज़ा है वो मैंने बताया कि संगमरमर से बना हुआ है और 5वीं मंजिल संगमरमर की हो गई और मीनारें संगमरमर से निर्मित है और वैसे ये बलुआ पत्थर से निर्मित है। इसके बाद है एतमाउद्दौला का मकबरा। ये पूरी तरह से संगमरमर से निर्मित है। बहुत ही खूबसूरत इमारत है एतमाउद्दौला का मकबरा। और ये आप ध्यान से देखेंगे तो हर एक पत्थर पर सजावट का काम किया गया है, जिसे पितराद्यूरा शैली कहते हैं। और जो पितराद्यूरा शैली है वो कौन सी है? इस्लामिक भवनों में निर्माण में ली जाती थी। और देखेंगे कि ये ताजमहल का अग्रगामी कहलाता है। बाद में ताजमहल जो इसी की तर्ज पर बनाया गया था। ये है एतमाउद्दौला का मकबरा जो कि कहाँ पर है? आगरा में स्थित है। इसके बाद शेख सलीम चिश्ती की दरगाह फतेहपुर सीकरी के अंदर। जब अकबर ने निर्माण करवाया था तो इसको लाल बलुआ पत्थर से निर्मित करवाया था। और अभी देखेंगे कि बाद में जो जहांगीर है उसने लाल बलुआ पत्थर को हटाकर यहाँ पर क्या कर दिया था? यहाँ पर पूरा संगमरमर का जो है काम करवा दिया था। तो ये है फ्रेंड्स शेख सलीम चिश्ती की दरगाह। बाद में इसके अंदर से जो लाल बलुआ पत्थर है उसको हटाकर पूरी तरह से संगमरमर का करवा दिया गया। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। इसके बाद आता है शाहजहाँ का शासनकाल। इस जो काल को, शाहजहाँ के शासनकाल को मुग़ल वास्तुकला का स्वर्ण काल माना गया है। इस पीरियड के अंदर आप देखेंगे कि बहुत अच्छी अच्छी इमारतों का निर्माण होगा। शाहजहाँ को जो काल है इसको स्वर्ण काल माना जाता है वास्तुकला का। इस काल की प्रमुख विशेषताएं देखो क्या थी। यहाँ पर अब नक्काशी युक्त या पर्णिला मेहराब युक्त जो है खम्भों का इस्तेमाल होने लगा और बंगाली शैली में निर्मित मुड़े हुए कंगारों वाले और जंगले के खम्भों आदि का निर्माण होने लगा। यानी कि पहले देखेंगे कि सीधे खम्भों का इस्तेमाल हो रहा है, बाद में ये जो खम्भे होते थे इसके ऊपर भी काट कर कलाकृतियाँ बना दी जाती थी, जैसे फूल की। और ये जो कंगारे होते थे इस टाइप से मुड़े हुए होते थे और यहाँ पर एक दूसरा पोल होता था इस टाइप से, ये आने जाने का रास्ता यहाँ से। तो इसका निर्माण हुआ। अब देखते हैं कि शाहजहाँ के शासनकाल में कौन कौन सी महत्वपूर्ण इमारतों का निर्माण हुआ।
तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आगरा का जो किला है यहाँ पर दीवाने आम का निर्माण करवाया गया 1627 ईस्वी में शाहजहाँ के द्वारा। और ये शाहजहाँ के काल में निर्मित पहली संगमरमर की पहली इमारत थी। यानी कि शाहजहाँ ने पहली बार संगमरमर की इमारत बनवाई थी इस काल में। ऐसा नहीं, यूँ तो संगमरमर की इमारतें काफ़ी बन रही है, लेकिन शाहजहाँ की जो बनवाई हुई पहली इमारत थी वो थी आगरे के किले के अंदर बना हुआ दीवाने आम। और इसके बाद दीवाने खास का निर्माण करवाया 1637 ईस्वी में। और मोती मस्जिद का निर्माण 1554 ईस्वी में। ये भी क्या था, संगमरमर से निर्मित इमारतें थी। और इसके अलावा जो पत्थरों से निर्मित जो अगर इमारतों को देखें जो कि शाहजहाँ के शासनकाल में निर्माण किया गया है जिसका, उसके कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं। उसके एग्जाम्पल है शीश महल हो गया, और ख़ास महल, आगरे के किले में बनी हुई नगीना मस्जिद और मुसमन मस्जिद, ये है आगरा के किले के अंदर। और इसके अलावा मोती मस्जिद आगरा की, ये किससे बनी हुई है? ये शुद्ध जो है सफ़ेद संगमरमर से निर्मित, पूरी तरह से संगमरमर से निर्मित मस्जिद है। और इसके बाद आगरा की जामा मस्जिद या जामी मस्जिद, जिसे मस्जिद जहांनामा भी कहा जाता है। और इसको किसने बनवाया था? ये शाहजहाँ के काल में बनाई गई थी, लेकिन जो शाहजहाँ की बड़ी बेटी थी जहाँ आरा, उसने इसको बनवाया था। 1638 ईस्वी में शाहजहाँ ने दिल्ली में जो यमुना नदी है उसके किनारे को, यानी कि उस जगह को चुना अपना वहाँ किला बनाने के लिए। और वहाँ एक नए नगर की स्थापना की, जहानाबाद की, और बाद में उसे राजधानी बनाया अपनी, जिसे दिल्ली के नाम से जानते हैं। 1648 ईस्वी में शाहजहाँ ने दिल्ली, जिसे शाहजहानाबाद भी बोलते थे उस वक्त में एक चतुर्भुज आकार का किला बनवाया, जिसे लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया था। और ये किस नाम से जाना जाता है आज के समय में? लाल किले के नाम से जाना जाता है। तो लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहाँ ने करवाया था। और जो लाल किला है, इसका जो पश्चिमी द्वार है, पश्चिमी दिशा का जो द्वार है, उसे किस नाम से जानते हैं? उसे लाहौरी दरवाज़ा बोलते हैं। और दक्षिण की दिशा में जो द्वार है उसे दिल्ली दरवाजे के नाम से जाना जाता है। लाल किला जो बनाने वाला शिल्पकार था उसका क्या नाम था? हमीद अहमद नाम था। उसकी देख रेख में संपन्न हुआ था इस किले का काम। और दिल्ली के किले में जो निर्मित है दीवाने आम, इसकी खास विशेषता क्या थी? इसके पीछे की दीवार में बना हुआ एक कोष्ठ, जहां विश्व प्रसिद्ध तख्ते ताउस रखा गया था। जो दिल्ली का दीवाने आम है, यहीं पर क्या रखा रहता था? तख्ते ताउस रहता था, जिसे बाद में नादिर शाह लूट कर ले गया था। तो तख्ते ताउस का निर्माण भी शाहजहाँ के काल में हुआ। और जो दीवाने खास था, इसकी जो ऊपर की छत थी वो पूरी तरह से चांदी के द्वारा निर्मित थी, चांदी से बनी हुई छत थी। इसके अलावा सोना भी और बहुमूल्य पत्थर वगैरह, इनकी पूरी सजावट का काम किया गया था। और शाहजहाँ के शासनकाल में ही जो लाल किला है उसके पास जामा मस्जिद का निर्माण करवाया गया। दिल्ली की जो जामा मस्जिद उसका निर्माण करवाया गया 1648 ईस्वी में। इसके बाद जो शाहजहाँ की महत्वपूर्ण कृति है, जिसे हम ताजमहल के नाम से जानते हैं, और पूरी तरह से वो विश्व में प्रसिद्ध है और आप सब उससे अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं, उसका निर्माण किसने करवाया था? ताजमहल का शाहजहाँ ने। और किस लिए करवाया था? इनकी पत्नी थी मुमताज़ महल, उसकी याद में करवाया था। तो मुमताज़ महल का मकबरा ही है ये। और ये लगभग 22 वर्षों में तैयार हुआ था। और उस समय में हम देखेंगे कि 9 करोड़ की लागत से ये जो मकबरा है ये तैयार हुआ था। और ताजमहल जो बनाने वाला जो स्थापत्य कलाकार था, जो आर्किटेक्ट था, वो था अहमद लाहौरी। और जो प्रधान मिस्त्री था, राज मिस्त्री, जो निर्माता था जिसके अंडर में सारे वर्कर काम करते थे, वो था उस्ताद ईसा। और जो ये ताजमहल है ये फ़ारसी और भारतीय शैली का अद्भुत नमूना है। दोनों शैलियों का इस्तेमाल हुआ है, फ़ारसी शैली और भारतीय शैली का। तो ये हैं कुछ महत्वपूर्ण इमारतें जिसका निर्माण शाहजहाँ ने करवाया था। तो ये है आगरे किले के अंदर जो दीवाने आम है वो है, ये देख लीजिए। पिक्चर्स आप देख लेंगे तो आपको अच्छी तरह से ये चीज़ें समझ आ जाएगी। कुछ लोग सोच रहे होंगे एग्ज़ाम की दृष्टि से ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, पर एक भारतीय होने के नाते हमें पता होना चाहिए कि हमारे देश में क्या क्या चीज़ें हैं, ना, कि राजा महाराजाओं ने क्या क्या काम किए हैं, जानकारी होनी चाहिए। और ये आगरा किले में स्थित दीवाने खास है, संगमरमर से निर्मित। उसके बाद ये शीश महल हो गया, जिसका निर्माण की शाहजहाँ के द्वारा किया गया था। और कहाँ पर ये?
जो आगरा का किला है, आगरा के किले के अंदर शीश महल है। वहाँ पर ये पूरी तरह से शीशों से निर्मित है, शीशे का बहुत अच्छा काम किया गया है। कभी आप घूमने जाएं तो ज़रूर देखें इन चीज़ों को। उसके बाद आगरा किले के अंदर ही संगमरमर से निर्मित, सफ़ेद संगमरमर से निर्मित ये नगीना मस्जिद पूरी संगमरमर से बनी हुई है। ये गुंबद है 3। और तो ये हो गई नगीना मस्जिद। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। ये है मोती मस्जिद आगरा के अंदर ही, मोती मस्जिद आगरा। ये मोती मस्जिद का जो आगे का सीन है वो है, अब अंदर से आप देखेंगे तो पूरी तरह से संगमरमर से निर्मित है। ये मोती मस्जिद है जो आगरा की, उसके अंदर का सीन पूरी तरह से सफ़ेद संगमरमर के पत्थर द्वारा निर्मित। किसने करवाया था इसका निर्माण? शाहजहाँ के द्वारा किया गया था। बढ़ते हैं आगे। ये है जामा मस्जिद आगरा की। आगरा की जामा मस्जिद लाल बलुआ पत्थर, और जो गेट वगैरह हैं या मेहराब है उसके ऊपर आप देखेंगे कि संगमरमर का खूबसूरती से इस्तेमाल किया गया है। शाहजहाँ द्वारा निर्मित जामा मस्जिद आगरा। इसके बाद ये तो आप सब जानते ही हैं, जो लाल किला है दिल्ली का। ये आप तो सही कर ले, यहाँ पर ये आगरा नहीं है, ये दिल्ली, दिल्ली के अंदर है ये। उसके बाद ये दीवाने खास, जो कि लाल किले के अंदर है, दिल्ली के अंदर दीवाने खास के नाम से जाना जाता है। और जो इसकी छत है वो चांदी से निर्मित है, और सोने का काम भी किया गया है, बहुमूल्य पत्थरों की जड़ाई की गई है यहाँ पर।